स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। पुणे में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हर कोई हैरान था। दरअसल जल परियोजना के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए और इस दौरान दोनों नेताओं के समर्थक भी वहां मौजूद थे। दोनों के इस तरह से कार्यक्रम में इकट्ठा होता देख सब खबरों का जो बाजार है वो भी गर्म हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ता भी हैरान थे और वो वहीं पर शोर मचाने लगे। दरअसल अजीत पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस में काफी अच्छे संबंध हैं और जब देवेंद्र फडणवीस सबको हैरान करते हुए दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे तो अजीत पवार ही उनके साथ खड़े थे, जिसके बाद आज फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है। इस अवसर पर देवेंद्र प्रधान ने कहा कि मिस्ड कॉल सुविधा लोगों को सेवा देने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार सेवाओं को प्राप्त करने और नागरिकों के लिए जीवन यापन में सुगमता लाने के लिए प्रत्येक भारतीय के समान व्यवहार की शुरुआत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर में शुरू की जा रही इस सेवा का जल्द ही पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। कह रहा था पहले तो हमको डिस्ट्रीब्यूटर के वहां ढूंढना पड़ता था, अभी तो फिर एक मिस कॉल, फिर 8454955555 में डायल करो, एक लिंक आ जाएगा, लिंक में फॉर्म रहेगा, फॉर्म में 3-4 चीज उसको भर दो, फिर निकट के डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा कंपनी उसको निगरानी करेगी। इंडियन ऑयल वो आपके घर में आ जाएगा, कहेगा कि आपको अगर एलपीजी चाहिए सच में तो आप लीजिए। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच धान की खरीद को लेकर घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक धान खरीदी होनी है, लेकिन पहले धान के बोरे को लेकर और अब एफसीआई से चावल लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद तल्खी और बढ़ गई है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खत लिखा, फिर फोन पर भी बातचीत की। छत्तीसगढ़ में इस साल 21,52,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। वहीं पीएमओ में भी हम लोगों ने फ़ोन लगाया था, तो दोपहर में बात तो नहीं हुई थी, लेकिन रात में प्रधानमंत्री जी से ज़रूर बात हुई। उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आज दोपहर में पीयूष गोयल जी का फिर से फ़ोन आया था, कल फिर फ़ोन लगाया था, उसके जवाब में आज आया था फ़ोन। उसमें कुछ वो जो बातें कह रहे हैं कि किन किन कारणों से रुका हुआ है, तो हम अधिकारी भेजेंगे और वो सारी बातें स्पष्ट की जाएगी। उनका मूल जो शिकायत है या जो अड़चन है कि आप बोनस तो नहीं दे रहे हैं। हमने कहा हम तो समर्थन मूल्य धान खरीदी कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर कुछ उनको कुछ शंकाएँ हैं, उसे दूर करने की बात है, क्योंकि धान तो हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, वो प्रति एकड़ में न केवल धान का बल्कि गन्ना और मक्के में भी दे रहे हैं। तो उन योजनाओं का लाभ दूसरे जो फसल लेते हैं उनको भी मिल रहा है और उसको प्रति एकड़ में, जैसे भारत सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कोरोना समाप्त हो और सबको वैक्सीन मिल जाए और इस भय से जो साल भर हम लोग पूरा भय के वातावरण में सब लोग थे, उससे मुक्त हों और सहज रूप से जीवन सहज हो, सरल हो, ये हम लोग चाहते हैं। और सारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली वासियों को नए साल पर बड़ी राहत दी। केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं। खुद दिल्ली के जल मंत्री ने इसकी घोषणा की। दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली वासी कोरोना के चलते इस समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इस निर्णय से उन लोगों को बिल चुकाने का मौका मिलेगा जिन्होंने किसी भी कारण से अभी तक बिल नहीं जमा किया है। हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से ऐसे सभी उपभोक्ता फायदा उठा पाएंगे।
अब तक 4.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व के रूप में 632 करोड़ रुपए की आय हुई है। पीजीआई चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 और गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में शनिवार को कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीन के ट्रायल में ये देखा जाएगा कि किस प्रकार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की मदद से प्रथम चरण में किस प्रकार से हेल्थ केयर वर्करों को इस वैक्सीन की डोज दी जाएगी और इसके लिए ग्राउंड लेवल से लेकर वैक्सीन देने तक की प्रक्रिया में किस प्रकार की खामियों का या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ट्रायल में इन सब पर फोकस किया जाएगा। देखिए, हमारा कल सुबह ड्राई रन शुरू हो जाएगा। ड्राई रन से बेसिक तात्पर्य यह है कि ड्राई रन के समय पर हम लोग सिर्फ वैक्सीनेशन को छोड़कर, टीकाकरण को छोड़कर जितनी भी तैयारियां जो हैं इस काम के लिए की जाती हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल हो सकती हैं, उस सब की तैयारियां करेंगे। और इस सारी तैयारियों को जो जायज़ा जो है वो हमारी टीमें आकर लेंगी, बल्कि WHO की टीम भी यहाँ पर आएगी, उस तैयारी के बारे में देखेगी और जो उसमें खामियां पाई जाएंगी उसके निवारण के लिए, निदान के लिए। पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर बेतार नदी पार कर इस पार पहुंचे एक नाबालिग लड़के को पुलिस और एसओजी के जवानों ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि हैदर अली अब्बासपुर पीओके का रहने वाला है। वह परिजनों के डर से इस तरफ भाग आया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीरवार देर शाम को पुंछ पुलिस की एसओजी के कुछ जवान नियमित ड्यूटी पर थे। इस दौरान उन्होंने बेतार नदी के पास एक अज्ञात लड़के को देखा और उससे पूछताछ करने लगे। इस दौरान पता चला कि लड़का पीओके से नियंत्रण रेखा पार करके आया है। उसे तत्काल थाने लाया गया। लड़का काफी डरा और सहमा हुआ है, जिसके कारण अभी उसके इस तरफ आने के कारण का सही पता नहीं चल पा रहा है। अली अदर, कल गलती हो गई, इधर आ गऊँ आर्मी में। ये मैं कहता हूँ मुझे घर भेज दें। अच्छे इन्होंने सलूक किया, कपड़े शपड़े लेके दिए, जूते भी लेके दिए, खाना भी खुआया। तो आप कितने भाई बहन हो घर में? मेरे से हम 5 बहन भाई हैं। 2 बहनों की शादी हो गई है, तो एक बहन छोटी, एक भाई भी छोटा है। तो आप LOC कैसे क्रॉस की आपने? मैं उधर से पैदल चलता हूँ, कोई रास्ते में तार नहीं थी लगी। तो रास्ते में किसी ने रोका, पूछा किसी ने? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने आपसे साथ कैसा सलूक किया? अच्छे हैं वो। क्या क्या कुछ खाना वगैरह खुआया, अच्छी हैं ये मैं चाहता हूँ, मुझे घर छोड़ा। तो आप आए क्यों थे इस तरफ? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया के साथ बातचीत की। चंपत राय और मीडिया के बीच संग्रह अभियान को लेकर ये बातचीत हुई। महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर की नींव चट्टान की तरह मजबूत और दीर्घायु हो, इसके लिए भारत के बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक भेजे गए हैं। चंपत राय ने कहा कि मकर संक्रांति तक राम मंदिर की एक अच्छी और मजबूत नींव की ड्राइंग तैयार हो जाएगी। राम मंदिर अब 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा, जबकि शिखर की ऊंचाई 160 फीट होगी। अयोध्या में बनने वाले 3 मंजिला मंदिर के निर्माण में कुल 4 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। कि मंदिर का ड्राइंग, मंदिर का प्रारूप बड़ा किया गया है। अब मंदिर 360 फीट लंबा बनेगा, 235 फीट चौड़ा बनेगा और जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 3 मंजिल होंगे। लगभग 4 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। एक मोटी मोटी बात मैंने आपके सामने रखी है। जमीन से जब मंदिर का दर्शन करने लोग जाएंगे तो उनको कम से कम 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 16.5 फीट। मंदिर की बाहरी ड्राइंग, 3D पिक्चर्स आपके सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो सारे चित्र लगाए जा चुके हैं। मंदिर का परकोटा लगभग
5 एकड़ के आसपास माना जा सकता है। परकोटा माने बाउंड्री, सिक्योरिटी वॉल, मंदिर की भाषा में उसको परकोटा कहते हैं। शेष जो 65 एकड़ जमीन है उसमें क्या क्या बने ये लिख लिया गया है। हर एक के लिए कितनी जमीन चाहिए, उसकी लोकेशन क्या हो, ये बात धीरे धीरे सामने आएगी। ऐसा अंदाज है कि मंदिर का निर्माण कार्य जब प्रारंभ हो जाएगा तो हम 3 वर्ष में समाज की लगभग 9 महीने की अवधि के बाद जनवरी से उड़ीसा में सिनेमा हॉल और सिनेमा घर फिर से खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य भर के सिनेमा हॉल के मालिकों ने सरकार के अनलॉक 8 के दिशा निर्देशों का पालन करना शुरू करा दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार ने इसे फिर से खोलने की अनुमति दी है। परेशानी तो 9 महीना में बहुत हुई, क्योंकि जब से सिनेमा हॉल खुला है बंद कभी नहीं होता है। ये एक लाइन है जो वीकली हॉलीडे नहीं होता है कि बंद नहीं होता है। तो इतने दिन बंद होने से सब मशीनरीज जो है उनका भी प्रॉब्लम हुआ, और एक तो जो इनफ्लो फुटफॉल्स का जो रहता है वो बंद हो गया है। और अभी कल पता चला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इस बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा है कि अभिनेता की मौत मामले की जांच में मुझे यकीन है कि सीबीआई जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी जो हमारी जांच से अलग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जांच को पेशेवर कहा था, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों ने हमें बदनाम करने के लिए हमें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमारी जांच की जीत होगी। सीबीआई ने 30 दिसंबर को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कहा था कि सीबीआई व्यापक और पेशेवर तरीके से लेटेस्ट वैज्ञानिक पहलुओं के जरिए जांच कर रही है। जांच के दौरान सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और आज की तारीख तक किसी भी पहलू से इनकार नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुशांत राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत मिले थे। इससे पहले मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी और मामले की जांच कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत केस चर्चा में काफ़ी रहा, लेकिन उसमें जैसा हमने कहा सत्यमेव जयते, जो सच्चाई थी वो सामने आई। मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ट्रुथफुल था और प्रोफेशनल था, और जितना भी अभी तक सामने आया है अपहोल्ड किया है एम्स की रिपोर्ट ने भी, एंड मुझे विश्वास है सीबीआई भी जल्दी ही एक प्रोफेशनल निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इसमें वो बहुत अलग नहीं होगा हमारे निष्कर्ष से। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन को कहा था कि वो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था, उसमें कुछ भी कमी सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिली थी। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने मुंबई पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए टारगेट किया और नाम खराब करने की कोशिश की, लेकिन हमारा प्रोफेशनलिज्म अल्टीमेटली जीत हमारे प्रोफेशनल। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि पवित्र पुण्य क्षेत्र राम तीर्थम मंदिर में कोदंडा राम की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई। इस घटना के पीछे टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की परोक्ष रूप से भूमिका है। घटना के पीछे षड्यंत्र छुपा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी गरीबों में जमीन के पट्टे मुफ्त बांट रहे थे और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने की घटना को अंजाम दिया गया। यह सामाजिक तत्वों वाला काम टीडीपी के नेताओं ने किया है। आपको बता दें कि विजयनगरम जिले रामतीर्थम में कोदंडा रामालयम में असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त की। इस मामले में जांच की जा रही है।
चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम के प्रतिनिधियों के सहयोग से पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि भगवान की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर अधिकारियों को जागरूक रहने के लिए निर्देश दिए हैं। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के 30 विधायक उनके संपर्क में होने का दावा किया है। यही नहीं, हाल ही के जीएचएमसी चुनाव में जीतने वाले टीआरएस के पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ नहीं जाने के उद्देश्य से बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है। बंडी संजय ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की नई काउंसिल के गठन को लेकर राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार ढोंग करते हुए संविधान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी चुनाव को 1 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक गजट जो है जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एमआईएम के सहयोग के बिना हैदराबाद में टीआरएस को इतनी सीटें नहीं मिली होती। उन्होंने कहा कि राज्य की टीआरएस सरकार जनता के फैसले के विरुद्ध काम कर रही है और राज्य चुनाव आयोग सरकार के हाथ में कठपुतली बनकर रह गई है। सरकार जनता के फैसले का अपमान कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी का लाइन बिल्कुल क्लियर है और अन्य पार्टियों के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। साल 2021 की शुरुआत में ही लोगों को ठंड ने परेशान कर दिया है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सुबह घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। उधर राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे के साथ ठंडी हवाएं जारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह न्यूनतम तापमान 1.1 दर्ज किया गया, यानी कल तक अभी दिल्ली वासियों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली में भले ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच रहा। दिल्ली में एयर क्वालिटी 332 रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार उत्तर भारत के इन राज्यों में घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि नए साल में उत्तर भारत में घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार घना कोहरा छाने की वजह से आवाजाही करने वाले जो राहगीर हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में सुबह घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। उधर राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे के साथ ठंडी हवाएं जारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह न्यूनतम तापमान 1.1 दर्ज किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। आज बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए बताया कि चोटिल उमेश यादव की जगह तेज गेंदबाज टी नटराजन को टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करने वाले नटराजन नेट गेंदबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में टीम का हिस्सा थे। बता दें कि मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन उमेश यादव के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके बाद उनका स्कैन किया गया, जिसमें पाया गया कि उनके तुरंत ठीक होने की संभावना नहीं है और वह अगले दोनों मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उधर दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपना 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर टीम के साथ जुड़ चुके हैं और सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए मैदान में उतरना लगभग तय है। उन्हें बीसीसीआई ने टीम का उपकप्तान बनाया है, जबकि इससे पहले मेलबर्न टेस्ट में उनकी गैर मौजूदगी में पुजारा को यह जिम्मेदारी दी गई थी।
मुंबई के धारावी की एक झुग्गी में 6 फीट लंबे अजगर के आ जाने से इलाके में हाहाकार मच गया। ऐसे में लोगों के लिए मसीहा बनकर आए धारावी के कांस्टेबल, जिसने घर के अंदर घुसकर अजगर को अपने हाथों में जकड़ लिया। कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए अजगर को चंद मिनटों में अपने ही काबू में कर लिया। अजगर को काबू में करते ही स्थानीय लोगों ने कांस्टेबल को उठा लिया और मुंबई पुलिस की जयकारे लगाने लगे। बता दें कि अजगर को पकड़कर वन विभाग के अफसरों को सुपुर्द कर दिया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से ये कांस्टेबल अजगर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ही देर में इस अजगर को कांस्टेबल पकड़ लेते हैं और अपने काबू में कर लेते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग अजगर को देख के जो डरे सहमे थे वो राहत की सांस लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष में जान गंवाने वाले मानसा के किसानों के परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा ऐलान के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के नेतृत्व में किसान DC दफ्तर के बाहर धरना लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का चौथा दिन रहा। किसान नेताओं ने बताया कि प्रशासन द्वारा कल मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं दिया गया है। अब हम अपने संघर्ष को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। साल के पहले ही दिन इंदौर से एक हत्या की खबर सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के जीवन बसेरा अपार्टमेंट में अंजाम दिया गया। इसके बाद हत्यारे प्रेमी ने थाने पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों इंदौर के ही रहने वाले हैं। दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो गया था और गुस्से में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस अब लड़की के परिजनों की तलाश में जुटी है। उधर आरोपी युवक ने
पूछताछ में पुलिस को बताया कि दोनों में अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में उसका गला दब गया। थोड़ी देर बाद पानी छिड़ककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। फिर प्रेमी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में अभी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक फ्लैट जो कि रैन बसेरा करके फ्लैट है, वहाँ पर रहने वाली एक युवती की मौत हुई है। संदिग्ध है, हत्या की संभावनाएं हैं पूरी, और उसमें जो उसके साथ उसका जो लिव इन पार्टनर कहना चाहिए, उसके द्वारा हत्या की गई है, ऐसा पता चला है। सर पूछताछ में क्या सामने आया, क्या कारण? पूछताछ में अभी जनरल जो बातें अभी तक आई हैं, अभी तो इनिशियली रिपोर्ट पुलिस को मिली थी, तो उसमें जनरली आपसी झगड़ा होना और कोई विशेष बात अभी तो कारण के रूप में अभी तक नहीं स्टेब्लिश हुई है। पूछताछ उसमें की जा रही है। अन्य लोगों से साक्ष्य भी लिया जा रहा है, उनके परिजनों से और आसपास के लोगों से। बेसिकली गला दबाकर हत्या करना पता चला है। हत्या किसी झगड़े का परिणाम है, ये पता चला है। झगड़े बोले छोटे छोटे बड़े बड़े होते रहते थे, लेकिन आज जो झगड़ा हुआ उसमें उसकी हत्या हुई है। तो डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन। यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में आए दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। थाना क्षेत्र के जंगल में अवैध तरीके से संचालित अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा करते हुए अवैध हथियारों को बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा अवैध हथियार फैक्ट्री के संचालन की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जंगल में घेराबंदी कर 3 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। वहीं इस मामले में एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी अवैध तरीके से हथियारों की फैक्ट्री संचालित कर जिले सहित अन्य जिलों में हथियारों की सप्लाई किया करते थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ 18 मुकदमे पहले से जिले के कई थानों में दर्ज हैं, जिसकी आपराधिक फाइल खोलकर संपत्ति कुर्क की जाएगी। फतेहपुर पुलिस ने आज एक तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से तमंचे बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए हैं और इनके पास से कुल मिला के 10 पूरी तरह से बने हुए तमंचे और एक अधबना तमंचा इसमें प्राप्त किया गया है। और इसमें जो मुख्य अपराधी है चुन्नू लाल, इस पर करीब 18 अभियोग पहले से ही पंजीकृत है। इन लोगों के द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में इस प्रकार से अपराध कारित किया जाता था। इन सभी की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और इन सभी पर गैंगस्टर लगाकर इनके द्वारा जो अपराध से कारित संपत्ति है। राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। श्री डूंगरगढ़ के कल्याणसर नया गांव की ये घटना है। थानाधिकारी वेदपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्याणसर गांव में एक पति ने क्रूरता से अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना कल रात की बताई जा रही है। सुबह पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। शव फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। घटनाक्रम अपने थाना इलाके में नया कल्याणसर गांव पड़ता है, वहां का घटनाक्रम है ये। जो भंवराराम मेघवाल हैं, जो कि कोटड़ी पड़ता है बीकानेर बाईपास के पास में गांव का, वहां की ये बेटी है, जिसकी शादी आज से लगभग 9 साल पहले नया कल्याणसर में ओम प्रकाश पुत्र हीराराम के साथ हुई थी। 1-2 बार इनकी शादीशुदा जीवन काल में इनके 1-2 बार विवाद भी सामने ज्ञात हुआ है। कल दिनांक 31 तारीख को रात्रि के बीच में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत इसने उसके साथ बड़ी क्रूरतापूर्वक मारपीट कर उसकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में विमला के जो पिताजी हैं कोटड़ी गांव से आके उन्होंने यहाँ आकर मुकदमा दर्ज करवाया। 302 आईपीसी के तहत सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर मेरे द्वारा अनुसंधान जारी है। मृतका विमला की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आरोपी है उसकी राउंड अप किया गया क्या उसके बारे में हमारी टीमें लगातार प्रयासरत है और जल्द ही।
साल 2020 पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। साल की शुरुआत से ही बदमाश लगातार अपराधों को अंजाम देते रहे। यहां तक कि लॉकडाउन में भी जिले में हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका। 5 महीने की इस अवधि में ही मामूली बातों को लेकर 42 लोगों की हत्याएं कर दी गई। इनमें कहीं कहासुनी का विवाद जान ले लिया तो वहीं इनके अलावा लूट, चोरी और अपहरण के मामलों में भी साल भर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। जिला पुलिस के लिए राहत यही रही कि साल का अंत होते होते इनमें से अधिकांश मामले सुलझा लिए गए। कहा जा सकता है कि सिरोही पुलिस की तरफ से समय समय पर आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर कायम रहा है। पिछले साल 931 प्रकरण दर्ज हुए थे और इस वर्ष अब तक 984 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इस प्रकार अपराध में आंशिक वृद्धि हुई है, लेकिन कोई भी गंभीर प्रकृति का अपराध लंबित नहीं है। सभी का निस्तारण किया गया है। 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कोरोना संबंधी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला कलेक्टर साहब के द्वारा जारी कानपुर के जूलॉजिकल पार्क में इन दिनों यूरोपियन और साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया है। विदेशी मेहमानों के आने से यहां माहौल भी काफी अच्छा हो गया है। इस बारे में पार्क अधिकारी का कहना है कि ये पक्षी मौसम बदलने के बाद भारत का रुख करते हैं ताकि उन्हें आराम मिल सके और पार्क प्रबंधन की ओर से भी इनके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। एक सफारी एरिया है हमारा जो जू में, लगभग 32 हेक्टेयर का वुडलैंड एरिया है, जंगल एरिया है। इसके साथ ही हमारी एक झील है, लगभग 18 हेक्टेयर की तो झील है। और ये जो झील है एक अपने आप में विंटर माइग्रेंट्स जो हमारे बर्ड्स आते हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर रेजिडेंट बर्ड्स भी होती हैं हमारी, और जैसे कॉमरेंट्स हैं, पेंटेड स्टॉक्स हैं, रेजिडेंट बर्ड्स होती हैं। और अभी माइग्रेटरी प्रोसेस जस्ट बिगिन, मैं कहूँगा संभवतः हफ्ते 10 दिन के बाद एक माइग्रेटरी जो प्रोसेस होता है, हमारी जो बर्ड्स यूरोप से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं और अन्य जगहों से आती हैं, आना प्रारंभ होगी। अभी फर्स्ट लॉट अभी नहीं आया है, अभी आ जाएगा। तो उनके लिए हमारी तैयारियाँ इन द सेंस कोई हम उनके लिए कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं करते। जो हमारा वाटर बॉडी है उसमें पर्याप्त मात्रा में उनके लिए फिशेस होती हैं और नेस्टिंग की यहाँ अवेलेबल जगहें बहुत हैं। बर्डिंग की जगह हमने देख ली हैं जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं या बर्ड वॉचिंग के एरियाज़ हैं वो सुरक्षित स्थलों पे हैं। और एक प्राकृतिक वातावरण इन बर्ड्स को यहाँ पर मिलता है। बर्ड्स बेसिकली माइग्रेट करती हैं, ठंड से बच के आती हैं। नंबर 2 यहाँ के मेटिंग होती है और उनके जो नेस्टिंग होती है, तो उनके लिए कंडीशंस बहुत आइडियल हैं। जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं पेड़ों के से करना या श्रब्स को करना, ताकि वो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं ताकि इनको पूरा आराम मिल सके। बड़ी खबर नागौर जिले के मकराना उपखंड के कालवा गांव से आ रही है, जहां साल का पहला दिन ही पक्षियों के लिए अमंगलकारी साबित हो रहा है। यहां सुबह से सैकड़ों की संख्या में मृत पक्षी मिल चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। मरने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा संख्या राष्ट्रीय पक्षी मोर की है, जिनकी संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अन्य पक्षी भी लगातार काल का ग्रास बन रहे हैं। कौवे, कबूतर और फाख्ता सहित कई पक्षियों के शव लगातार मिलने का दौर जारी है। पक्षियों की मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों के एक साथ मौत होना बड़ा मामला है। तहसील मकराना के ग्राम कालवा बड़ा में रिपोर्टिंग हुई कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर हैं वो भारी तादाद में घायल हैं और कुछ पक्षी मरे भी हैं। अभी मौके पे पुलिस जाब्ता है, तहसील प्रशासन भी है, वन विभाग की टीम भी यहाँ पे आई हुई है और पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब भी यहाँ आए हुए हैं। 2 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं जो कि पोस्टमार्टम इनका कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद फूड पॉइजनिंग जो हुई है या कुछ दाने हैं उसकी वजह से शायद पक्षियों की मौत हुई है। पुख्ता कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। करीब 50 जो है मोर मरे हैं, उसमें से 14 मोर हैं और 36 जो है मोरनियाँ हैं और करीब 35 मोर जो हैं उनका इलाज चल रहा है। प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो सारे पक्षी ठीक हो जाएंगे। 2 कौवे हैं, 2-4 कबूतर हैं, ऐसे भी 2-4 पक्षी और मरे हैं। टोटल मिलाई करीब 10 एक छोटे पक्षी भी हैं वो भी मरे हैं। उनका कारणों का भी पता नहीं चला है, जाँच के बाद इसकी
पता चल पाएगा। बताया हमने सब मोरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमने प्रशासन को बुलाया और आगे इकट्ठे करके और कोई है तो उसने बताया कि भाई लेके यहाँ अपने इकट्ठे करा के गाँव वालों ने हमने सहयोग से इकट्ठा करके प्रशासन को। लगभग कितने मोरों की मृत्यु हुई है सरपंच साहब? लगभग करीब मोरों 80-90 मोर की मृत्यु हो गई। घायल कितने का? घायल है 15-20। यूपी के रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के निबा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हो गया और 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। वहीं घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नए साल पर पटियाला पुलिस ने आमजन की सुरक्षा में एक बड़ा कदम उठाया। पटियाला पुलिस द्वारा एसएसपी पटियाला के नेतृत्व में सेफ ऑटो ड्राइव के चलते हुए करीब 1400 ऑटो का डाटा और फोटोग्राफ लेकर ऑटो पर पंपलेट लगाए गए हैं, ताकि ऑटो में सफर करने वाले लोगों को पता हो कि वह किसके ऑटो में बैठा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर नए साल की शुरुआत पटियाला पुलिस ने ऑटो में पंपलेट लगाकर की। इस पूरे मामले पर एसएसपी पटियाला बिक्रमजीत सिंह दुग्गल ने जानकारी दी और कहा कि 1400 के करीब पटियाला जिले में ऑटो हैं जिनका पूरा बायोडेटा फोटोग्राफ लेकर पंपलेट लगाएंगे। ਸਤਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਆਟੋਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। नए साल के पहले ही दिन कोटा एसीबी एक्शन मोड में नजर आई। कोटा के जेवीवीएनएल के जेईएन और लाइनमैन के खिलाफ कोटा एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। जेईएन नवीन शर्मा और लाइनमैन सुरेंद्र कुमार के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में 5000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी चंद्रशील ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ कोटा एसीबी में परिवाद प्राप्त हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यालय द्वारा जेईएन नवीन शर्मा और लाइनमैन सुरेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। यूपी में महोबा जिला अस्पताल कई वर्षों से इमरजेंसी वार्ड की बदहाल हालत को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहता है। पिछले साल जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस सपा बसपा ने सोशल मीडिया और विधानसभा सत्र में सरकार को जमकर घेरा था, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, बीजेपी सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने अपनी अपनी निधियों की धनराशि को अवमुक्त कर व्यवस्था को अच्छे बनाने की पहल की थी। प्रशासन ने करीब 1 वर्ष पूर्व महिला जिला अस्पताल के निर्माणाधीन कार्य को भारी भरकम धनराशि देकर पूर्ण कराकर महोबा वासियों के लिए शुक्रवार से खोल दिया है। तो वहीं 6 माह से इमरजेंसी वार्ड को पहले से बेहतर करीब 20 वेंटिलेटर देकर हाईटेक बनाने के बाद नव वर्ष पर जनता को समर्पित कर दिया गया। शासन के साथ जिला प्रशासन के सराहनीय कार्य से सभी जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हॉस्पिटल का कैंपस हो, देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं तो मतलब जनपद में जो हैं वो उसका जितना अच्छा से अच्छा उपयोग हो सकता है वो हो रहा है। कुछ संसाधनों की कमी के कारण से हमारे जो चिकित्सक लोग हैं उन लोगों को भी कठिनाइयां होती हैं। तो मैं समझता हूं कि जनपद में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में जो मतलब सुधार हुए हैं, हर क्षेत्र में ओटी हो, अपना हॉस्पिटल का कैंपस हो, कोई भी चीज़ सब नहीं, केवल इसकी इमरजेंसी के वार्ड की बात नहीं है। हमारे चिकित्सक गणों ने कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया है और महोबा का जो कोरोना के पेशेंट्स की जो संख्या थी वो भी इस बात का गवाह है
कि मतलब निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ आज के दिन पर हम लोगों को बड़ा सकारात्मक सोचना चाहिए। आज 2021 का पहला दिन है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे नववर्ष पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी। हालांकि कोरोना का देखते हुए इस वर्ष पिछले साल की तुलना में उतनी भीड़ नजर नहीं आई, लेकिन आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के त्रिनेत्र गणेश के दरबार में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और श्रद्धालुओं ने भगवान त्रिनेत्र गणेश की पूजा अर्चना कर नए साल में अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर श्रद्धालुओं से बार बार अपील की गई और बिना मास्क किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ रही। इसको कोविड को देखते हुए यह साल थोड़ा कमज़ोर रहा है। व्यवस्था पूरी कोविड के हिसाब से सैनिटाइज़र वगैरह की डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए दर्शन करा रहे हैं लोगों को, लेकिन ये जो कोरोना की वजह से जो प्रभाव है यात्रियों को बहुत कमी महसूस हो रही है। यात्रियों पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या देखा गया लोगों में हुजूम? लोगों का जो पहले उमड़ पड़ती थी, भीड़ उमड़ पड़ती थी नए साल पे दर्शन के लिए, उसका तो 25% भी नहीं है। कोरोना के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धान की खरीद और भुगतान को गंभीरता से ले रही है, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में खरीद केंद्रों के जिम्मेदार गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ताजा मामला जिले के जोगिया थाना धान क्रय केंद्र का है, जहां कई किसानों ने प्रदर्शन किया और क्रय केंद्र का घेराव तक कर लिया। वहां मौजूद किसानों ने आरोप लगाया है कि 2 महीने से खरीद केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके धान की खरीद नहीं हो पा रही है। कारण यही है कि जो टोकन नंबर जारी होता है उस अनुसार लोग आते हैं, खरीद होती जाती है। कोई उसमें स्किप कर जाता है मौके से या गलती से, तो उसका पीछे फिर नंबर आकर उसकी धान तौल हो जाती है। अभी एक लोग बता रहे हैं कि 2 महीना पहले हाँ, तो उनकी समस्या थी, वो हमसे मिले थे। तो अब चूँकि बीच में उनके वही पत्नी की डिलीवरी वगैरह थी, तो वो बीच में डिस्किप हो गए, तो दोबारा हम उनका नंबर लगाएंगे और दोबारा उनकी तौल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोबारा नंबर क्यों लगाया? जैसे क्या है कि जिस टोकन नंबर पे उनका जिस दिन का नंबर टोकन का है, उस दिन यदि वो नहीं आ पाए तो उसके बदले कोई और किसान आ गया। जैसे छोटे 10 कुंटल से जितने भी कम किसान हैं, या 15 कुंटल या 20 कुंटल, उनका नंबर मैं नहीं लगाता हूँ। उनको जैसे ही मौका मिलता है बुला के उनकी तौल करा देता हूँ। हो गए यहाँ पेपर सबमिट किए हुए धान का, यही टाइम दिया गया 1 हफ्ते बाद। जब भी 25 बार यहाँ दौड़ के आए, उसके बाद फिर काल भी 50 बार बात हुई, यही हुआ कि 10 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, गोदाम नहीं है। अब फिर बोले कि कांटे पे चले जाओ, वहाँ गया 300 रुपये कुंटल मांग रहे हैं। यही है इनका ड्रामा खाली। 3 महीने से 2.5 महीने चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। आज भी कॉल किए, तब आज भी कह रहे हैं कि ठीक है नहीं हो पाएगा, अभी बाद में बताएंगे, टाइम होगा तब बताएंगे। गोदाम नहीं है, तो शासन प्रशासन क्या 2.5 महीने से इनके पास गोदाम ही नहीं है कि धान ही नहीं बिका है? इसी का जवाब हमको चाहिए। साहब क्या कह रहे हैं? एसएमआई साहब कह गोदाम हमारे पास नहीं है, गोदाम खाली नहीं है। 2.5 महीने से मात्र एक ही जवाब है, गोदाम खाली नहीं है। हमारा धान तौल गया 67 कुंटल 20 किलो, और उसमें हमारे खाते में गया तो उसमें हमारे 21,000 और 893 रुपया गया है। किस रेट से गया पैसा? 1868 का रेट है। अच्छा, उसके बाद आपसे पैसा भी लिया गया यहाँ से? नहीं, उसको तो पैसा लिए रहे खाली तौलुआई, और तौलुआई के नाम पे कितना पैसा लिए थे? ले रहे लगभग 3,000 रुपये। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नए साल का स्वागत अनोखे रूप में किया गया। यहां मां दंतेश्वरी के प्रांगण में जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा और जिला महिला कांग्रेस की टीम ने 1008 दीप प्रज्वलित कर नववर्ष का स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने बताया कि मां दंतेश्वरी के दरबार में हम महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। दीप से महिलाओं ने छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया, साथ ही नक्शे के अंदर युवाओं को रोजगार समेत अन्य नारों को भी सजाया गया। प्रदेशवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महिला कांग्रेस जिला दंतेवाड़ा के द्वारा मां दंतेश्वरी के प्रांगण में 1008 दीपक प्रज्वलित किए गए हैं।
और ये कामना करते हैं माँ दंतेश्वरी से कि हमारे जिले के, प्रदेश के, देश के सारे शहीदों को हमारा नमन। साथ ही हमारे DRG जवान जो आज हमारे जिले की सुरक्षा के लिए जो है तत्पर, उनकी सुरक्षा के लिए हम दीपक जला रहे हैं। साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के संगरूर में बेरोजगार अध्यापक यूनियन ने पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि मामला राज्य में सरकारी अध्यापकों की भर्ती नहीं निकालने का है। राज्य में 20,000 से ज्यादा पोस्ट सरकारी अध्यापकों की खाली है, लेकिन सरकार सिर्फ दर्जनों में ही नौकरियां निकाल रही है, जिससे बेरोजगार अध्यापकों का भविष्य खराब होता जा रहा है। जिसके चलते बेरोजगार अध्यापक यूनियन ने शिक्षा मंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन दिया। हालांकि पूरे पंजाब में अध्यापकों की बड़े स्तर पर जरूरत है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार पोस्ट नहीं निकाल रही है। साथ ही बेरोजगार अध्यापक यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें सरकार नहीं मान लेती, तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। सरकार पूरी तरह 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਗਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। कुल्लू में ठंड का कहर लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान में हो रही गिरावट लोगों को परेशान कर रही है। साल के अंतिम 2 दिनों में हिसार का मौसम कुल्लू मनाली जैसा रहा। बता दें कि गुरुवार को हिसार का रात्रि तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुल्लू का रात्रि तापमान -1.1 डिग्री रहा। बात अगर शिमला की करें तो यहाँ का रात्रि तापमान 3 डिग्री रहा। इधर उकलाना में भी घने कोहरे के कारण वाहनों की गति काफी कम हो गई है। हिमाचल के जिला कुल्लू के मुख्यालय स्थित BDO कार्यालय में भी दर्जनों प्रत्याशी अपने नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार देर शाम तक BDC के लिए प्रत्याशियों से आवेदन लिए जाएंगे। वहीं छंटनी प्रक्रिया के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह भी वितरित किए जाएंगे। ऐसे में BDC और जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों सहित आवेदन पत्र भरने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं ढालपुर में भी चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। पंचायती राज चुनावों के चलते जिला कुल्लू के ढालपुर में भी चहल पहल बढ़ गई है और लोगों के बीच प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म है। आज BDC कुल्लू के लिए नामांकन दाखिल करने का पहला दिन था, जो 2 दिन और चलेगा। आज हमारे तय समय सीमा तक 35 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
हरियाणा के फरीदाबाद में जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डांगर ने शहीद की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए वीरेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया गया। तेजपाल ने कहा कि आज हमारी फौज के जवानों के हौसले से ही हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है शहीद वीरेंद्र सिंह पर, जिन्होंने बहुत कम आयु में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। हिंदुस्तान की जो फौज है, जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं की देन है, जिससे हम खुले में सांस ले रहे हैं। हमारे भाई ठंड में हमारे लिए बॉर्डर पे जो खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। हमारी यूपी के हापुड़ जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनवाकर राजेंद्र ने देश में मिसाल पेश की है। लाभार्थी राजेंद्र का नाम राज्य में पहले और देश में तीसरे नंबर पर आया है। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी मंजू देवी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जब लाभार्थी राजेंद्र को इस बात का पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजेंद्र से बात करेंगे, तो न्योता मिलने के बाद राजेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दोनों ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं आदिशंकर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। मेरा मकान बहुत पहले बेकार था जी। 3 टप्पड़ का मकान था, बारिश में चूता था, पानी भर जाता था, हम परेशान हो जाते थे। पूरी रात ऐसी बितानी पड़ती थी बैठे बैठे। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के बारे में पता पड़ा कि फार्म भरे जा रहे हैं आवास योजना के, तो हमने इसलिए फार्म भरा। फार्म का हमें नंबर आ गया, उसमें हमें उसका बहुत लाभ मिला। हमें उससे बहुत खुशी हुई कि हमारे मकान बनने की उम्मीद है। हमारा तीन किस्त आई, 3 किस्तों हमारा मकान बनकर तैयार हो गया, जिससे फिर हमारा मकान पूरा हो गया। फिर प्रदेश के तीसरे स्थान पर हमारा नंबर आया। हमें पता चले कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात करेंगे, तो हमें बहुत खुशी हुई। मैं और मेरा परिवार बहुत खुशी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सब हमें इस बात की खुशी हुई कि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, बात करने का। हमें इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमें इसलिए नरेंद्र मोदी जी का। पंजाब के पटियाला में कड़कड़ाती ठंड और नए साल के पहले दिन लोग सड़क पर आग जलाकर सर्दी से राहत लेते नजर आए। उधर कड़कड़ाती सर्दी में किसान दिल्ली धरने पर डटे हुए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। इतनी कड़कड़ाती सर्दी में भी किसान धरने पर डटे हुए हैं। वहीं आज नए साल का पहला दिन है और कोहरे की चादर ने पूरा शहर ढका हुआ है। सुखपाल सिंह है जी, जुझार नगर ਦੇ। जिस तरह ठंड का प्रकोप जा रही है और हੱਥ ਦੀ ਬਾਤ की हੱਥ भी सेक रहे, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਧੂਣੀ ਵਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਠੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਆ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਧੂਣੀ ਵਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। नरेंद्र जी, गुरु नानक ठंड भाजी बधी तो बहुत है, पर धन ने वो किसान ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ
चरखी दादरी में सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आयुष्मान भारत को लेकर बताया कि दादरी जिले में अब तक 45,000 कार्ड बन चुके हैं। वहीं दादरी जिले में आयुष्मान भारत पैनल पर 10 हॉस्पिटल हैं जिनमें हम आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ ले सकते हैं और फ्री में इलाज करवा सकते हैं। बता दें कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत कार्ड होने पर 50,000 तक का मेडिकल खर्च का इलाज आयुष्मान पैनल में फ्री होगा। आयुष्मान भारत योजना अगर अपन सिर्फ चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पे हमने करीब 45,000 के करीब कार्ड बना चुके हैं और टोटल अभी बनने जारी है। टोटल जो हमारा बंदे हैं 78,000 के करीब बनने हैं, बाकी बनने जारी हैं, स्टाफ लगा हुआ है अच्छे से, ठीक है ना। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो हमने 10 हॉस्पिटल 6 हॉस्पिटल प्राइवेट और 4 हॉस्पिटल सरकारी, 10 हॉस्पिटल एम्पैनल हैं जो आयुष्मान के कार्ड पर देख रहे हैं, जो सारी की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो आई हो या ईएनटी हो, गायनी हो, ओप्स हो, ऑर्थोपेडिक हो, डेंटल हो, जितनी भी स्पेशलिटी बनती है मेडिकल कॉलेज लेवल की, वो सभी स्पेशलिटी हम उनको दे रहे हैं। और अब तक जो दादरी की जनता की बात करें तो करीब 1 करोड़ 5 लाख का जनता को फ़ायदा हो चुका है जो अब तक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। उनका ये दौरा 2 जनवरी को शुरू होगा। सीएम योगी 2 जनवरी को राजधानी में कोविड की बैठक के बाद 11:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। नए साल पर इस दौरे के दौरान वे गोरखपुर में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2 जनवरी को गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करने के बाद सीएम योगी 3 जनवरी को शाम 5 बजे लखनऊ वापस आएंगे। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे करोड़ों की योजनाओं का तोहफा गोरखपुर वासियों को देंगे। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नए साल के मौके पर वे गोरखपुर जाएंगे और वहां जाकर वो करोड़ों की योजनाओं का तोहफा देंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी को करना है, तो इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोविड को लेकर भी एक बैठक वो करने वाले हैं, तो अगले 2 दिन वो काफ़ी उनका जो शेड्यूल है वो तैयार हो चुका है। पहले से ही गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वे तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर रामगिरी के सालाना कैलेंडर का विमोचन किया। ये कैलेंडर उत्तर प्रदेश के महान कलाकारों पर केंद्रित है। ये सभी महान कलाकार यहीं से जुड़े रहे हैं। ज्यादातर कलाकारों का जन्म भी यहीं हुआ है। मुख्य रूप से ये भारत के संगीत मानचित्र में उत्तर प्रदेश के योगदान का कैलेंडर है। इसमें उन सभी कलाकारों के बारे में जानकारी और तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं। आने वाले साल में देश के अन्य प्रदेशों के संगीत योगदान पर भी ये सीरीज प्रकाशित होगी। इस साल के कैलेंडर में पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, विदुषी गिरिजा देवी जैसे महान कलाकारों पर जानकारी प्रकाशित की गई है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विलक्षण प्रतिभा की धरती है। भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।